क्या किसी देश का भूगोल उसकी तकदीर लिख सकता है? और क्या एक छोटा सा बाग, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक बहुत बड़े साम्राज्य के पतन की शुरुआत कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करेंगे जो भारत के विशाल नक्शे से शुरू होकर ब्रिटिश संसद के गलियारों तक पहुंचती है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम भारत के विशाल भूगोल से शुरू करेंगे, फिर उत्तर भारत के मैदानों में जाएंगे जहां एक बाग में एक भयानक नरसंहार हुआ। हम देखेंगे कि इस घटना की गूंज ब्रिटिश संसद तक कैसे पहुंची, उस जगह को एक राष्ट्रीय स्मारक कैसे बनाया गया, और आखिर में हम ये समझेंगे कि जमीन अपने इतिहास को कैसे सहेज कर रखती है। भारत की किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस विशाल मंच को समझना जरूरी है जिस पर यह पूरा इतिहास रचा गया है। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप जैसा है। सोचिए, उत्तर में दुनिया की छत हिमालय खड़ा है, तो दक्षिण में करोड़ों साल पुराने पठार। एक तरफ तपता हुआ रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ हरे भरे तटीय मैदान। हर इलाके की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है। लेकिन हमारी कहानी का केंद्र एक बहुत ही खास इलाका है। तो चलिए अब इन सभी क्षेत्रों में से एक पर थोड़ा जूम इन करते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान, ये वो जगह है जो सदियों से बड़े बड़े साम्राज्यों का पालना रही है और जिसे इस उपमहाद्वीप का दिल कहा जा सकता है। कल्पना कीजिए, हजारों लाखों सालों से हिमालय से तीन बड़ी बड़ी नदियां बहकर आ रही हैं और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी ला रही हैं। धीरे धीरे ये मिट्टी जमा होती गई और इसने एक विशाल, सपाट और बेहद उपजाऊ मैदान बना दिया। इसी जमीन ने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दिया और उन्हें पाला पोसा। ये भारत का अन्न भंडार है और यही हमारी कहानी का मंच भी है। और अब हमारा ध्यान लाखों वर्ग किलोमीटर के मैदान से हटकर सिर्फ 7 एकड़ की एक जमीन पर सिमट जाता है, अमृतसर का जलियांवाला बाग। और यहीं पर उस जगह का भूगोल एक बहुत ही भयानक भूमिका निभाता है। ये बाग, ये चारों तरफ से इमारतों और दीवारों से घिरा था और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही बहुत ही संकरा रास्ता था। ये बनावट ही इसे एक जाल बनाने वाली थी। तो माहौल समझिए, अप्रैल 1919 का महीना था और अमृतसर की हवा में एक अजीब सा तनाव था। स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और अंग्रेजी हुकूमत ने किसी भी तरह की सभा पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन वो बैसाखी का दिन था, एक बड़ा त्योहार, और बाग में जमा हुए हजारों लोगों तक पाबंदी की ये खबर पहुंची ही नहीं थी। उस भीड़ में कौन थे? बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, आसपास के गांव से आए किसान, लगभग 20,000 लोग। कुछ बैसाखी का मेला देखने आए थे, तो कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने। बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाले हैं। फिर जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने कोई चेतावनी नहीं दी, भीड़ को हटने के लिए भी नहीं कहा। उसने बस गोली चलाने का हुक्म दे दिया और फिर 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। कुल मिलाकर लगभग 1650 राउंड गोलियां चलीं, जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। और बाहर निकलने का वो इकलौता रास्ता उसे सैनिकों ने खुद बंद कर रखा था। नतीजा एक ऐसी भयावह त्रासदी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हुए। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो दिन ब्रिटिश राज के इतिहास का शायद सबसे काला दिन बन गया। लेकिन उस बाग में उठी चीखें सिर्फ उन दीवारों के अंदर कैद होकर नहीं रहीं, वो 7 समंदर पार लंदन तक जा पहुंचीं। इस नरसंहार की खबर ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया और वहां की संसद में एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया। ब्रिटेन में उस वक्त बहुत से लोग जनरल डायर को एक हीरो की तरह देख रहे थे, जिसने भारत को बचा लिया। लेकिन उसकी सबसे तीखी और सबसे असरदार आलोचना एक ऐसे शख्स ने की जिससे किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो शख्स थे विंस्टन चर्चिल। हाँ, वही विंस्टन चर्चिल। उन्होंने संसद में खड़े होकर इस घटना को एक राक्षसी घटना कहा, एक ऐसी घटना जो अपने आप में बिल्कुल अलग और भयावह है। चर्चिल ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि डर और आतंक फैलाकर राज करना अंग्रेजों का तरीका नहीं है। उनके शब्द थे, भयावहता ब्रिटिश तरीकों की किताब में लिखा कोई उपाय नहीं है, मतलब ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। और यहां पर दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव दिखता है। एक तरफ जनरल डायर था, जिसका मानना था कि उसने पूरे पंजाब और पूरे देश को एक सबक सिखाने के लिए ये सब किया। और दूसरी तरफ थे चर्चिल,
जिनके लिए ये ब्रिटिश साम्राज्य के हर उसूल पर एक क्रूर हमला था। अब वापस भारत आते हैं। यहाँ अब सवाल ये था कि इस गहरे जख्म को कैसे याद रखा जाए, ऐसा क्या किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां इस कुर्बानी को कभी ना भूलें। और ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, कम से कम शुरुआत में ये एक जन आंदोलन था। आम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके पैसे जोड़कर उस जमीन को खरीदा ताकि वहां एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा सके। ये एक संकल्प था कि आने वाली नस्लें इस शहादत को हमेशा याद रखेंगी। आज भी अगर कोई वहां जाए तो वो स्मारक उस दिन की गवाही देता है। दीवारों में धसे गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। वो शहीदी कुआं जिसमें अपनी जान बचाने के लिए न जाने कितने लोग कूद गए थे, वहां की हर चीज उस त्रासदी की एक जीती जागती याद दिलाती है। लेकिन हम इतिहास को कैसे याद रखते हैं, ये तरीका भी समय के साथ बदलता है। हाल ही में स्मारक में कुछ बदलाव किए गए, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इन बदलावों से उस जगह की ऐतिहासिक सच्चाई और उस त्रासदी का दर्द शायद कुछ कम हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसी त्रासदी को उसकी असलियत खोए बिना कैसे सहेजा जाए। तो चलिए अब एक बार फिर अपनी नज़र को बड़ा करते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी हमें ज़मीन और इतिहास के रिश्ते के बारे में आखिर सिखाती क्या है। बात बस इतनी सी है कि किसी भी राष्ट्र की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं लिखी होती, वो उसकी ज़मीन में, उसकी मिट्टी में लिखी होती है। जलियांवाला बाग की ज़मीन ने सब कुछ देखा है, एक आम बाग से एक गहरे जख्म और फिर एक पवित्र स्मारक बनने तक का सफ़र। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हर ज़मीन, चाहे वो एक विशाल मैदान हो या हमारे शहर का कोई छोटा सा पार्क, अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी ही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं।